हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर जो सिंगुलैरिटी के चैप्टर है वो हम आज शुरू करेंगे और ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, मेरे पिछले वीडियोस आपने अगर नहीं देखे हैं तो वो जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं और वो आइडेंटिटी थ्योरम मैंने अच्छे से पढ़ाया है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने कल किए थे, है ना बच्चों। तो आज भी हम सिंगुलैरिटी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जो मेन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर कौन है तो ये बोला जाता है ना, सिंगुलैरिटी या फिर पोल्स, एसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होता है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, ये सारे के हम बहुत अच्छे से हम सीखेंगे। ठीक है, तो टाइम को आज वेस्ट ना किए हुए आज हमारी टॉपिक को हम शुरू करते हैं। वो मैंने उसका चैप्टर मैंने बनाया है वो जो कि 4.3 मैंने कल करवाया, तो आज मैं 4.4 में आज शुरू करूँगा। वो चैप्टर का नाम है, मैंने सिंगुलैरिटी ही ले लिया है। ठीक है बच्चों, सिंगुलैरिटी बोलो या फिर सिंगुलर पॉइंट बोलो, वो एक ही बात है। ठीक है, तो मैं पहले डेफिनेशन पे हम चलते हैं कि पहला डेफिनेशन हम सीखेंगे कि सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट या फिर सिंगुलैरिटी, वो दोनों एक ही बात है। एंड सिंगुलर पॉइंट्स के बाद जाने के बाद हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, दूसरे डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के बारे में। ठीक है, और तीसरे डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वो है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के बारे में। ठीक है, इतनी बात समझाने के बाद मैं एक आपको टूल्स दे दूंगा, उसी से हमारा काम आगे चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो सिंगुलर पॉइंट या फिर सिंगुलैरिटी बोलो, सिंगुलर पॉइंट बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन ये कहता है कि आप जैसे मर्जी लिख लो। पहली डेफिनेशन आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ़ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन if a complex function f fails to be analytic at z is equals to z0, इस पर अगर कोई फंक्शन f, समझ रही हो, if a complex function f fails to be analytic at z is equals to z0, then this point, that means ये जो point है ना, this point is called या फिर said to be a singular point या फिर singularity of the function f। ये पहली डेफिनेशन आप ऐसे बोल सकते हैं। दूसरी वर्जन आप कैसे बोल सकते हैं, ए फंक्शन f या फिर ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन f is said to be singular point at z is equals to z0 if f is not analytic at z is equals to z0। समझ रही हो, ऐसे भी बोलो, या फिर इफ़ ए फंक्शन एफ इज़ नॉट एनालिटिक, तीसरी वर्जन ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ़ ए फंक्शन एफ इज़ नॉट एनालिटिक एट ए पॉइंट जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट, देन दिस पॉइंट, दैट मीन दैट पॉइंट जेड इज इक्वल जेड नॉट इज सेड टू बी ए सिंगुलर पॉइंट या फिर सिंगुलैरिटी। समझ रही हो, जिस पॉइंट पे आप देखो, जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है उस पॉइंट को, फंक्शन को नहीं बच्चों, उस पॉइंट को ही हम सिंगुलर पॉइंट या फिर सिंगुलैरिटी कहते हैं। जैसे कि मैंने जीरोस का डेफिनेशन पढ़ाया था। जीरोस क्या होता है, एक नंबर जीरो, एक नंबर को, दैट मीन जेड इज और जेड नॉट को हम ज़ीरो कहते हैं किसी भी फंक्शन का अगर क्या हो रहा था, एफ ऑफ जेड नॉट अगर वो ज़ीरो मिले। समझ रही हो, और इस नंबर को, इस ज़ीरो को हम आइसोलेटेड कब कह रहे थे, इसके लिए एक ओपन डिस्क मुझे मिलना चाहिए जिसके अंदर, जिसके डिस्क के अंदर इसके अलावा और फंक्शन का कोई ज़ीरो ना मिले, तो वो ज़ीरो जो मैंने लिया वो आइसोलेटेड ज़ीरो हुआ था। यहाँ भी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी वही सेम है,
जिसके पीछे ये सिंगुलैरिटी के पीछे आइसोलेटेड है, तो एक सिंगुलैरिटी को मैं आइसोलेटेड कहूँगा जब उसको सेंटर मान के एक अगर आपने डिस्क बना दिया, उस डिस्क में फंक्शन का और कोई भी सिंगुलैरिटी ना मिले सिवाय इस पॉइंट के। मीन्स अगर आपने z इज इक्वल टू जेड नॉट, ये आपका अगर सिंगुलर पॉइंट है फंक्शन का, समझ रही हो, तो जेड नॉट को भैया सेंटर मान के एक ओपन डिस्क ऐसे बना लो, इसका नाम डी ले लो, ओपन डिस्क बना लिया, और आपने देखा कि इस फंक्शन का जेड नॉट के अलावा यहाँ और कोई सिंगुलैरिटी नहीं है, तो इस सिंगुलैरिटी को हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहेंगे। सेम तो मैं कैसे बोलूँ उसको, तो मैं बोलूँगा ए सिंगुलैरिटी z इज इक्वल टू जेड नॉट of a function f is said to be isolated singularity if there exists an open disk D centered at z naught which does not contain any other singularity of the function f other than z naught। z naught के अलावा फंक्शन का और कोई भी सिंगुलैरिटी इस ओपन डिस्क में आपको नहीं मिलना चाहिए। समझ रही हो? सो नॉन आइसोलेटेड जीरोस का भी डेफिनेशन ऐसे ही पढ़ाया था ना, तो ये भी यही हो जाएंगे। हर एक डिस्क के लिए कम से कम अगर फंक्शन का जीरोस अगर इस ओपन डिस्क में मिल जाए, इसके अलावा मीन्स ये तो एक सिंगुलैरिटी है बच्चों, उसको सेंटर मान के किसी जैसी मर्जी आप ओपन डिस्क बना लो, अगर उस डिस्क में ऐसे अगर यहाँ एक सिंगुलैरिटी जेड आपके अगर फंक्शन का मिल गई, तो ये जो आपने जेड नॉट सिंगुलैरिटी लिया है वो अब की बार आइसोलेटेड नहीं बनेंगे, उसको ही हम नॉन आइसोलेटेड कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या बना? A singularity z is equals to z naught of a function f is said to be non-isolated if for every open disk centered at z naught which contains at least one singularity of the function f other than z naught। समझ रही हो बच्चों? ये हुआ 3 मोस्ट जो कि जाने माने डेफिनेशन है सिंगुलर पॉइंट का और आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। समझ रहे हो बच्चों? इतने समझने के बाद ये जो बीमारी है बच्चों, सिंगुलैरिटी एक बीमारी है, समझ रही हो? मीन्स भैया जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा उसको, वो तो हमारी बीमारी का पॉइंट है ना। तो देखो बीमारी तो कुछ भी हो सकता है, पाइल्स हो सकता है, कैंसर हो सकता है, टीबी भी हो सकता है, राइट? तो ये बोल रहा है ये जो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो गई ना, वो जो है ना ये बीमारी है। तो उसके 3 प्रकार के टाइप्स है बच्चों। एक होता है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, दूसरी होता है पोल्स, समझ रहे? तीसरी होता है एसेंशियल सिंगुलैरिटी। समझ रही हो बच्चों? ये यहाँ से ही क्वेश्चन हमेशा आपको एक ना एक तो ज़रूर मिलेंगे आपको वो क्वेश्चन, या फिर रिमूवेबल या फिर पोल्स में या फिर एसेंशियल, कुछ भी हो सकता है। आप बीएससी में पढ़ रही हो तो इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, तो इसको ये नेट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे बच्चों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिंगुलैरिटी के ऊपर। तो नॉन आइसोलेटेड में तो कोई चक्कर नहीं, लेकिन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, अगर कोई फंक्शन में आपके पास फंक्शन का अगर कोई पॉइंट्स वगैरह एनालिटिक नहीं है, तो भैया वो वहाँ से हम क्या बोलेंगे, वो पॉइंट हमारा सिंगुलर पॉइंट बन गई। और सिंगुलर पॉइंट है तो वो आइसोलेटेड अगर है तो वो रिमूवेबल भी हो सकता है, पोल भी हो सकता है, एसेंशियल भी हो सकता है, राइट? तो अब की बार मैंने जो आपको बताया ना बच्चों, एक्सपांसन मैंने पढ़ाया था, राइट? कैसे हम एक फंक्शन को हम किसी के अबाउट हम एक्सपांड करते थे, वहाँ मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन या फिर काफ़ी सारा थीम आपको मैंने समझा चुका हूँ।
और मैं यहाँ इसीलिए मैं दौड़ता चला जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रनवे पे एरोप्लेन तो थोड़ा स्लो में जा रहा है, लेकिन जब उड़ाएंगे उसको तो वो तो उड़ते चले जाएंगे। वैसे ही यहाँ से मैंने कॉन्सेप्ट आपको बहुत दे चुका हूँ, यहाँ हम बहुत फास्ट करेंगे। तो देख भैया, हमारी सारा का सारा खेल हमारा प्रिंसिपल पार्ट पे चलेंगे। प्रिंसिपल पार्ट मैंने आपको बता चुका हूँ कि कैसे हम किस पार्ट को हम प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं, किस पार्ट को रेगुलर पार्ट्स कहते हैं। समझ रही हो? आप यहाँ प्रिंसिपल पार्ट लिख लो। प्रिंसिपल पार्ट मैंने पी पार्ट लिख लिया, समझ गई हो? तो प्रिंसिपल पार्ट में बच्चों मुझे बताओ कि भैया प्रिंसिपल पार्ट में या फिर टर्म नहीं होगा, है ना? ऐसा भी हो सकता है, नो टर्म आपको मिल सकता है, और फाइनाइट टर्म भी मिल सकते हैं ना बच्चों, और इनफाइनाइट टर्म भी था, इनफाइनाइट टर्म भी था, राइट? यहाँ से खेल ख़त्म हो जाएंगे। अगर प्रिंसिपल पार्ट आपके मीन्स प्रिंसिपल किसी भी फंक्शन में, अगर ये मेरा एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड में अगर ऐसे कुछ टर्म्स अगर ए एन प्लस बी एन है, अगर ये मेरा प्रिंसिपल पार्ट अगर है और ये मेरी अगर रेगुलर पार्ट है, मुझे रेगुलर पार्ट में कोई काम नहीं करना है। मैंने सिर्फ ए एन बी एन ऐसे मैंने एज्यूम कर लिया और इसको ये मेरे प्रिंसिपल पार्ट है। अगर ये प्रिंसिपल पार्ट में मेरा कोई भी टर्म अगर प्रेजेंट नहीं है, मैं एग्जांपल आपको दे दूंगा, लेकिन प्रिंसिपल पार्ट में अगर टर्म ही नहीं है तो उसको हम ये जो z इज इक्वल टू जेड नॉट पे हम काम करते हैं ना, ये जो है ना z, वो हमेशा रिमूवेबल सिंगुलरिटी मिलेंगे। समझ रही हो? समझ रही हो बच्चों? अगर प्रिंसिपल पार्ट किसी भी फंक्शन का आपने एक्सपांड कर दिया और वो अगर प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर है, गिन सकते हो, राइट? 5 से 10 से 50 से 100 है, फाइनाइट अगर है तो इस पॉइंट को हम जो आएंगे ना, वहाँ आपके पास पोल मिलेंगे। समझ रही हो? तो अगर आपके पास जो प्रिंसिपल पार्ट अगर इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स अगर आपके पास प्रिंसिपल पार्ट अवेलेबल है, तो वो जो पॉइंट को हम एसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएंगे। एसेंशियल सिंगुलरिटी, ये एसेंशियल है, डबल एस है, समझ रही हो? ये ई एस एस है, समझ रही हो बच्चों? कितनी आसान होती चली गई जब हमारी, अगर मैं आपको प्रिंसिपल पार्ट को ऐसे ही नहीं पढ़ा था और कुछ चीज़ें आपको अगर नहीं मैं समझा था तो यहाँ तो बहुत दिक्कत आता। इसीलिए मेरी जो टीचिंग का है वो कंप्लीटली हमारी थ्योरेटिकली एंड कॉन्सेप्चुअली रहता है, ताकि आपको आगे जब मैं पढ़ाऊँगा आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो यही है। और हम अब के बाद हमारे क्वेश्चन को करने का हम शुरू करेंगे। पहले इस डेफिनेशन को मैं समझाऊंगा। ये हुआ पहली डेफिनेशन। तो इसको अगर मैं वर्ड्स में बोलूँ, इस रिमूवेबल सिंगुलरिटी को अगर मैं वर्ड्स में बोलूँ, इसका डेफिनेशन आप लिख लो। ये तो समझाने के लिए ये मेरी ऐसे मैं लिखता हूँ, इसलिए मुझे समझ आ जाए। आप भी एक बार इसको बना लो ताकि आपको भी समझ आ जाएंगे। बाद में तो डेफिनेशन उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी का डेफिनेशन ये बना, इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड कंटेन्स नो टर्म, दैट मीन्स देयर इज नो नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस, दैट मीन्स ऐसे पावर आपको ऐसे, ये इसका जो नेगेटिव पावर है ना, इसका नेगेटिव पावर आपका फंक्शन में नहीं दिखना चाहिए। If the principal part of the function f of z contains no term, that means there is no negative power of z minus z naught in the expansion of the f of z, then z is equals to z naught is called a removable singularity। समझ रही हो? ये प्योर डेफिनेशन। पोल्स का क्या डेफिनेशन बनाएंगे? ये बोलेंगे कि डेफिनेशन में फाइनाइट होनी चाहिए। दैट मीन्स इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द फंक्शन f of z contains
finite number of terms, then z is equals to z naught is called the pole। समझ रही हो? तो इसका एसेंशियल सिंगुलरिटी का डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो क्या बोलेंगे, इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड कंटेन्स क्या, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स, है ना। प्रिंसिपल पार्ट अगर इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स है, देन जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट इज कॉल्ड एन एसेंशियल सिंगुलरिटी। बात समझ रही हो बच्चों? ये हुआ पहले तरीका इस डेफिनेशन को लिखने का। दूसरी तरीका मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, स्टेप 2। आप डेफिनेशन ये भी लिख कर सकते हैं कि भैया आपने ना लिमिट निकाला z इज इक्वल्स टू जेड नॉट पे, किसका, फंक्शन का, अगर ये एग्जिस्ट हुआ फाइनाइटली तो मैं क्या बोलूँगा, और ये पहली बात। दूसरी बात, आपने लिमिट निकाला मीन्स ये तीन केस में मैं बांट दूंगा। अगर इसका लिमिट आपके पास इन्फिनिटी आता है, अगर इस फंक्शन का लिमिट आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट, देखो 3 केस आएंगे। इस फंक्शन का लिमिट, इस पर आप उस पॉइंट पे निकालो, या फिर वो एग्जिस्ट फाइनाइटली एग्जिस्ट होता होगा, नहीं तो इनफाइनाइटली आएंगे, नहीं तो डज नॉट एग्जिस्ट आएंगे। इसके अलावा और कौन है चौथी आदमी? समझ रही हो? देयर इज नो फोर्थ पर्सन, फोर्थ मेंबर्स, है ना, ताकि जो उसको और भी हम क्लासीफाई कर सकें। बस 3 ही क्लासीफाई है इसका, या तो फाइनाइट होगा, नहीं तो इन्फिनिटी होगा, या फिर एग्जिस्ट ही ना करें। तो इस लैंग्वेज को यूज करके इस रिमूवेबल पोल्स और एसेंशियल का सिंगुलरिटी का डेफिनेशन भी दे सकते हैं। ये तो हुआ प्रिंसिपल पार्ट की रिस्पेक्ट में आप डेफिनेशन कैसे देंगे, मैंने बता चुका हूँ, वर्ड्स में भी ऐसे में भी। इसको अगर लिमिटिंग अप्रोच से आप अगर बोलना चाहते हो तो वो रिजल्ट, वो डेफिनेशन ऐसे बोलेंगे कि z इज इक्वल टू जेड नॉट इज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगा इफ एंड ओनली इफ, थ्योरम है, इफ एंड ओनली लिमिट z टेंड्स टू जेड एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट फाइनाइटली। समझ रही हो बच्चों? दूसरी बात, z इज इक्वल टू जेड नॉट इज ए पोल बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ लिमिट z टेंड्स टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अगर इसका लिमिट इन्फिनिटी आया तो z इज इक्वल्स टू जेड नॉट पे वो पोल ही बनेंगे। अगर इसका लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट हुआ तो z इज इक्वल टू जेड नॉट को हम रिमूवेबल सिंगुलरिटी कहेंगे। अगर इसका लिमिट फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट दोनों डज नॉट अगर एग्जिस्ट है, वो फाइनाइटली भी एग्जिस्ट नहीं है, इनफाइनाइटली भी एग्जिस्ट नहीं है, तो उस z इज इक्वल टू जेड नॉट को हम एसेंशियल सिंगुलरिटी बोलेंगे। ये सेकेंड स्टेप का डेफिनेशन देने का तरीका है। समझ रहे हो बच्चों? कितने, ये जो मैंने थीम बनाया आपके सामने, ये बहुत बढ़िया थीम है बच्चों। आप ज़िंदगी भर ये बढ़िया एक नोट्स में रख लो, क्योंकि ऐसे आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, so this is what about how the singularity and what is the classification of isolated singularity। ओके हम एक बारी बारी हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, और मैं एक रिज़ल्ट ऐसे दे दूंगा वो सारे ख़त्म हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, चलो फिर चलिए। मैंने आपको सारे डेफिनेशन हमने पढ़ चुके हैं बच्चों बहुत अच्छे से, राइट। अब हमारी काम, हम सिंगुलरिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद वो सिंगुलरिटी जो हम फाइंड आउट किया वो आइसोलेटेड है या फिर पोल्स है या फिर रिमूवेबल है, एसेंशियल है, वो तो बाद में क्लासीफाई करेंगे। पर अभी तो मैंने हाउ टू फाइंड सिंगुलरिटी समझ गई हो। तो मैं फंक्शन आपके सामने लिखूंगा कि एक फंक्शन है सर z माइनस साइन z ऊपर है और नीचे में z माइनस 5 का स्क्वायर है। ठीक है,
मुझे इसका सिंगुलरिटी बताओ। मीन्स वो कहना क्या चाह रहा है, सिंगुलरिटी पॉइंट या फिर सिंगुलर पॉइंट यही तो हुआ था कि इस फंक्शन किस पर प्रॉब्लम है, बीमारी किस पॉइंट पे है, मीन्स किस पॉइंट पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। भैया ऊपर तो एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर से है ना, आपको दिमाग में सेट करना है कि जब भी आपको बटे दिखाई देंगे वो बटे को गिन लो। बटे मीन्स दिस, डिनोमिनेटर्स में ये जो बटे हैं, कितने बटे हैं, सिर्फ एक ही है। तो सिंगुलरिटी को चेक करने के लिए जो इस बड़े बटे हैं ना, उसके नीचे डिनोमिनेटर्स में जो क्वांटिटी है उसको 0 लेके जाओ। तो मैंने z-5 का स्क्वायर को मैंने 0 लेके चला, तो अब मुझे बताओ ये जो सिंगुलरिटी कौन है, z इज इक्वल्स टू 5, 5 दो बार आएंगे, लेकिन सिंगुलरिटी तो मेरा यही है ना। तो मुझे 5 पे प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ 6, 7, 8 कुछ भी पर z का वैल्यू 2, 3, 4, 6, 7, 8 पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 पे मुझे प्रॉब्लम है। तो 5 को छोड़ के ये फंक्शन, अगर मैं z के वैल्यू 5 लूँगा तो ये क्वांटिटी डिफाइन नहीं होंगे, डिफाइन ही नहीं होंगे। तो एनालिटिक, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में क्यों बात करते हो भैया? ओके, फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, आपने कॉन्टिन्यूस, डिफरेंशियबल ऐसे किसने परमिशन दे दी बच्चों आपको? आपसे, है ना? तो ये हुआ सिंगुलरिटी। अब की बार में ये पोल से रिमेम्बरेबल है, मैं आपको ये सिखाने नहीं चाह रहा हूँ, बस मुझे सिंगुलरिटी में फाइंड आउट करता हूँ, बाद में उसको क्लासिफाई कर देंगे, राइट? तो अब की बार ये बना, मान लो मैं एक फंक्शन आपके सामने ऐसे लिख देता हूँ कि भैया साइन के एंगल में 1/z, कॉस के एंगल में 1/z - 3 डिवाइडेड बाई e⁻1/z इंटू में साइन के एंगल में z ऐसे बना, नहीं सिर्फ मैंने साइन z में आपके सामने लिख दिया और ये बना z-3। समझ गए हो? मैंने आपके सामने एक बड़ा सा फंक्शन ले लिया, ऐसे भी तो सिंगुलरिटी आ सकते हैं, ऐसे भी क्या फंक्शन नहीं है ये? बिल्कुल है जी। तो मैं सिर्फ बटे को गिनूंगा, तो यहाँ देखो ये एक बटे मीन्स ये भी, ये बटे से गिन मत लेना, ये तो नेगेटिव साइन है ना बच्चे, समझ रही हो? तो देखो ये एक बटे हैं, ये भी एक बटे हैं, ये एक बटे हैं, ये भी एक बटे हैं, और बटे आपके पास नहीं है। तो कितने, 1, 2, 3, यहाँ 4 है आपके पास। तो सिंगुलरिटी में लिस्ट आउट कर लूँगा कि सिंगुलरिटी में फाइंड आउट करूँगा, पहले इसके लिए मैं काम करूँगा, समझ गए हो? तो इसमें बटे हैं, जिसमें बटे हैं उसको देखो। तो 1/z इज इक्वल्स टू मीन्स 1/z को मैंने पकड़ा तो z इज इक्वल्स टू 0, यहाँ एक सिंगुलरिटी मुझे मिल गई। तो मुझे z इज 0 पे प्रॉब्लम है यहाँ, और इसमें देखो z-3 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स z इज इक्वल्स टू 3, इसमें प्रॉब्लम है मुझे। जो बटे हैं उसको मैंने उठाओ, उसको 0 की इक्वेट कर दो। सिंगुलरिटी की रफली स्पीकिंग, सिंगुलरिटी इज इक्वल्स टू इक्वेट 0 द डिनोमिनेटर पार्ट्स, टेकिंग द डिनोमिनेटर पार्ट्स इज इक्वल्स टू 0। समझ गए हो? तो इस बटे को आपने पकड़ा तो ये भी तो यही 0 आएंगे इस पे 0 पे, और इस पर ये जो बटे में था इसको मैंने पकड़ा, समझ रही हो बच्चों? और साइन z इज इक्वल्स टू 0 मैंने लिया, तो क्या बनेंगे, z के वैल्यू n है, ये भी एक सिंगुलरिटी है, और n आपका इंटीजर्स होता है, राइट? ये इसके लिए, इसके बटे में ये है, यहाँ भी z इज इक्वल्स टू 3 ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुका है। देखो कितने सिंगुलरिटी, 0 पे, 3 पे एंड 0 पे,
3 पे, और n पाई को छोड़ के ये फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक है, एंड एवरीवेयर मीन्स एंटायर फंक्शन होगा सिवाय इस फंक्शन पे, लेकिन ये एंटायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे आपको सिंगुलरिटी फाइंड आउट करना होगा। जो बटे में काउंट कर लो, जो बटे में ये एक बटे हैं तो उसको डिनोमिनेटर पार्ट्स को 0 लेके चलो तो 0 पे प्रॉब्लम है। यहाँ एक बटे था तो डिनोमिनेटर पार्ट्स को 0 लेके चलो, z-3 है तो z=3 पे प्रॉब्लम है इसको। ये जो बड़े बट्टे हैं ना वो नीचे सारे को ले लो, e की पावर अगर ये हैं तो ये तो कभी 0 नहीं होगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है ना, इसमें भी तो एक बटे हैं। और साइन जेड को मैंने 0 लेके चला तो वो n पाई आया, इसको 0 लेके चला तो 3 ही आएंगे। ओके, तो ये हमारे पास जो सिंगुलरिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। और वो सिंगुलरिटी अगर आइसोलेटेड है तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। वो रिमूवेबल हो सकता है, पोल हो सकता है, या फिर एसेंशियल हो सकता है। ओके, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक रिज़ल्ट एक झटके में लिख दो, वहाँ से हमारा सारा का सारा काम ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। मैं एक रिज़ल्ट एक झटके में लिख दूँ वो, और उसके ऊपर आप कितने भी लगा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिज़ल्ट ये, समझ रही हो। लेकिन इस रिज़ल्ट को देने से पहले मैं आपको डेफिनेशन से कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो f(z) आपके पास e⁻1/z अगर है, समझ रही हो, तो इसका 0 के अबाउट मुझे करना है ना, 0 के अबाउट एक्सपांड करना है ना। 0 के अबाउट अगर मैं करूं तो उसका क्या लिखूं, e⁻z का एक्सपांशन मुझे पता है तो 1 प्लस क्या है z मीन्स 1/z प्लस z², दैट मीन्स 1/z² इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स यहाँ 2 फैक्टोरियल प्लस z³ 3 दैट मीन्स z³ 3 एंड सो ऑन, ये चलते चले जाएंगे। देखो बच्चों, देखो ये सारा का सारा क्या हो गई, ये देखो इतने हमारे पास क्या है, सारे के सारा जो इसका 1/z का मीन्स z-0 का जो नेगेटिव पावर है वो सारे के तो नेगेटिव पावर्स है। तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल पार्ट है, और प्रिंसिपल पार्ट कितने हैं भैया, 1 2 3 इनफाइनाइटली मैनी है। तो देखो भैया z=0 पे आप काम कर रहे थे, राइट। क्यों? क्योंकि बटे कितने हैं, 1 बटे हैं बच्चों। देखो ये 1 बटे हैं, तो सिंगुलरिटी कौन है, z=0। इस सिंगुलरिटी को मैं क्या कहूँ, डेफिनेशन ये कहता है अगर प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हैं तो z=z को आपके पास एसेंशियल सिंगुलरिटी होना ही पड़ेगा, क्योंकि यही डेफिनेशन है। समझ रही हो बच्चों, ये हुआ। अब की बार अगर ये फंक्शन ऐसे हैं तो बटे में देखो जो सिंगुलरिटी है उसको फाइंड आउट पहले कर लो और चीज़ें को एक्सपांड कर लो। एक्सपांड करने के बाद आपके पास देखा कि मुझे ये क्या करेगा, 1 ये रेगुलर पार्ट से मुझे कोई काम नहीं है, प्रिंसिपल पार्ट इनफाइनाइटली मैनी है, तो ये जो बना, ये जो सिंगुलरिटी आया वो एसेंशियल सिंगुलरिटी है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने लिखूं, अगर मैं फंक्शन f(z) को मान लो sin z/z अगर मैं लूँ, देखो कितने बटे हैं, 1 ही बटे हैं, तो सिंगुलरिटी कौन है, यहाँ जो सिंगुलरिटी है वो z=0 है। मुझे पता नहीं, ये तो सिंगुलरिटी मैंने फाइंड आउट कर लिया,
लेकिन फर्दर स्टडी करना है ये जो सिंगुलरिटी आया वो क्या रिमूवेबल है या पोल है एसेंशियल है, मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन मैं उसको एक्सपांड कर दूंगा। 1/z मेरा आंसर का पार्ट है तो मैं उसको ऐसे ही रखा। साइन z का एक्सपेंशन z माइनस z³ 3 फैक्टोरियल प्लस z5/5 फैक्टोरियल एंड माइनस करते ये चलते चले जाएंगे। और अगर इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये z से z कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचा, राइट। तो ये बचा कि z² 3 फैक्टोरियल प्लस z4/5 फैक्टोरियल माइनस ये चलते चले जाएंगे। देखो ये सारे के सारे रेगुलर पार्ट है, प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि z का नेगेटिव पार्ट नहीं है, सारा का सारा पॉजिटिव पार्ट्स है, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो अब की बार देखो ये जो आया है ना, ये जो आया है अब की बार ये प्रिंसिपल पार्ट इस फंक्शन का प्रिंसिपल पार्ट एक ही भी टर्म प्रेजेंट नहीं है। डेफिनेशन मैंने समझाया क्या आपको, अगर प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म्स नहीं है, ये जो सिंगुलरिटी आएंगे वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी ही आएंगे। हम कॉल्ड करते हैं इट इज़ नोन एज, इट इज़ कॉल्ड, इज सेड टू बी। ये डेफिनेशन से मैं काम कर रहा हूँ। ओके माय डियर स्टूडेंट, समझ रही हो बात को? यही हुआ उसका काम, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि कैसे हम चीज़ों को डेफिनेशन की एलोंग हम काम कैसे करते हैं, मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की है, ठीक है। सो देखो मैं अगर आपको थर्ड क्वेश्चन में अगर आपको आपके सामने लिखूं f(z) को, अगर यहाँ मैं लिख देता हूँ बच्चों, मुझे थोड़ा जगह नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा कि f(z) अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख दूँ साइन z अपन में अगर ऐसा लिया ना, तो एक बार इसको मैं पावर को अगर मैं रेस कर दूँ मान लो इसका z की पावर 6 मैंने काम किया, तब बटे में देखो ये है, दैट मीन्स z=0 6 बार है। ये तो सिंगुलरिटी है, लेकिन ये सिंगुलरिटी कैसे सिंगुलरिटी है मुझे नहीं पता, तो मैं इसका कैलकुलेशन करने चला। तो ये ऐसे बना कि z³ z-3 फैक्टोरियल प्लस z5/5 फैक्टोरियल माइनस करके ये चलेंगे। और ये अब की बार 1/z के 6 है ये, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेंगे बच्चों मुझे बताओ। ये अब की बार z से तो एक z कैंसिल हो जाएंगे, 1/z 5 रहेंगे, माइनस में ये 3 कैंसिल हो जाएंगे तो 1/3 फैक्टोरियल इंटू z की पावर 3 में बचेंगे, प्लस में ये 1/z बचेंगे और 5 फैक्टोरियल बचेंगे, माइनस में ये एक ऊपर चले जाएंगे, z/7 फैक्टोरियल आएंगे एंड सो ऑन, ये चलते चले जाएंगे। देखो अब की बार ये z के नेगेटिव पावर्स में इतने ही है, ये प्रिंसिपल पार्ट है, और ये सारे जो आएंगे वो रेगुलर पार्ट्स है। समझ गए हो माय डियर स्टूडेंट? देखो अब की बार ये क्या बन गई, कितने प्रिंसिपल इस फंक्शन का मैंने एक्सपांशन जब किया, प्रिंसिपल पार्ट में सिर्फ 1 2 3 टर्म्स है, ये गिनना है बच्चों, पावर को मत गिन बैठना। तो ये एक टर्म 1 2 3 ही टर्म है, और 3 एक फाइनाइट नंबर होता है, तो ये जो z=0 मैंने लिया, z=0 ये एक पोल बना। समझ रही हो? ओके तो यहाँ से देखो मैंने 3 एग्जाम्पल आपके सामने मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया, 3 नहीं 4 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया, और वो मैंने कैलकुलेट करके देखा, सॉरी 3 ही है। समझ रही हो वो कौन से प्रिंसिपल पार्ट्स के लिए वो कैसे डेफिनेशन को यहाँ काम करते हैं, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया।
इसमें भी अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं बच्चों, ठीक है। मैंने क्वेश्चन से डेफिनेशन से आपको समझाया। अब 2 थ्योरम मैं दे दूंगा, वो आप लिख लेना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहली थ्योरम ये बोलता है जी, देखो भैया, पोल्स के लिए ना ऑर्डर होता है, रिमूवेबल एसेंशियल के लिए कोई ऑर्डर की मल्टीप्लिसिटी का कोई चक्कर नहीं है। तो ये बोलता है, आप लिख लो वो रिजल्ट, लेकिन ये मैं बोलता हूँ एफ ऑफ जेड को अगर आप फाई ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट की पावर में एम अगर लिख सकते हो, जहाँ की फाई ऑफ जेड नॉट आपका नॉन जीरो है, तो ये एम ऑर्डर की पोल्स आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको समझा दूंगा कि भैया सपोज ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन ए पंचोर्ड डिस्क, दैट मीन पंचोर्ड डिस्क मैंने समझाया उसको और मैं नहीं समझाऊंगा। पंचोर्ड डिस्क में अगर कोई फंक्शन अगर एनालिटिक है, देन द फंक्शन एफ हैज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर एम ऑर्डर के पोल होंगे कहाँ, एट जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ जेड कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ऐसे। अगर इस फंक्शन को आप ऐसे अगर लिख सकते हैं तो ये जो जेड इज इक्वल टू जेड नॉट जो आएंगे वो पोल्स बनेंगे किस ऑर्डर का, ये जो एम ऑर्डर का पोल ही बनेंगे, राइट। ये पहली ऐसे आप भी डेफिनेशन पे जा सकते हो, या फिर वो वाला डेफिनेशन में मुझे इतने अच्छे नहीं लगते हैं, फिर भी अगर आप मुझे बताएंगे तो वो वाला अलग डेफिनेशन भी दे दूंगा, ठीक है। पोल्स के लिए ऑर्डर होता है, ये होता है उसका ऑर्डर। नेक्स्ट रिजल्ट यही वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फंक्शन में आप जेड माइनस जेड नॉट की पावर एम अगर फाई ऑफ जेड, या नीचे अगर जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन, ये एम है और ये एन है, एंड उसके लिए अगर साई ऑफ जेड, जहाँ की फाई ऑफ जेड नॉट आपका नॉन ज़ीरो है और साई ऑफ जेड नॉट भी अगर आपका नॉन ज़ीरो है, और ये जो है ना आपके पास ये जो फंक्शन अगर आपके पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू पी ऑफ जेड बाई क्यू ऑफ जेड अगर ऐसे आपने डिफाइन किया और क्यू ऑफ जेड आपका नॉन ज़ीरो चला, तो जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट पे आपका सारा काम चलेंगे। देखो मैं ऐसे ही याद रख लेता हूँ और इसको मैं अंग्रेज़ी में सिर्फ ट्रांसलेट करके लिख देता हूँ, यही मेरा बहुत बढ़िया मैंने जो नोटिंग किया है, ये अपने फ़ायदा बहुत मैंने फ़ायदा मिला है इसके लिए। तो इस रिजल्ट को अगर मैं वर्ड्स में बोलूँ तो ऐसे बोलूँगा, लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू पी ऑफ जेड बाई क्यू ऑफ जेड वेयर क्यू ऑफ जेड इज नॉन जीरो, दैट मीन्स लेट एफ ऑफ जेड बी ए रेशनल फंक्शन, राइट। ये रेशनल फंक्शन है ना, एंड जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट बी एन सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड का अगर ये कोई सिंगुलरिटी है। लेट एफ ऑफ जेड अगर ऐसे आप लिख सकते हो वेरी फाई ऑफ जेड साई ऑफ जेड, ये जो दो फंक्शन एनालिटिक है और इस पॉइंट पे वैल्यू नॉन जीरो अगर दे रहा है, देन क्वेश्चन ये आएंगे कि भैया अगर ये इफ एम बड़ा है या फिर बराबर है, देखो अगर ये एम एन के साथ बराबर है या फिर अगर ये बड़ा है इससे, देन ये जो जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट है ना बच्चों, वो हमेशा रिमूवेबल सिंगुलरिटी बनेंगे, समझ रही हो। दूसरी केस अगर m आपके n से स्ट्रिक्टली छोटा है, दैट मीन्स नीचे जो बटे में है, वो बटे में अगर ये पार्ट्स अगर आपके पास जो ये नीचे वाले के लिए क्या है पोल्स बनेंगे, ऊपर वाले के लिए जीरोस बनेंगे ना। अगर ये आपके पास ऐसे कंडीशन है, देन ये जो z इज इक्वल्स टू जेड नॉट हो रहा है ना बच्चों, ये पोल बनेंगे, लेकिन ऑर्डर कितने बनेंगे, n माइनस एम का है, गलती मत कर बैठना, m माइनस एन नहीं है, n माइनस एम जो बड़ा है उससे सब्ट्रैक्ट करो, उसी ऑर्डर का आपको पोल मिल जाएंगे। ये दो है ना इतने वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है,
इसी से सारे के क्वेश्चन आपके साथ कंप्लीट हो जाएंगे। समझ रही हो? तो मैंने आपको सिखाया था कि एफ ऑफ जेड को अगर हम जेड माइनस जेड नॉट की पावर अगर n इंटू फाइव ऑफ जेड अगर आप लिख सकते हो तो ये क्या हो रहा था, जीरोस के लिए लैंग्वेज क्या हो रहा था, दिस इफ अ फंक्शन दैट मीन्स if that function, if an analytic function can be expressed in terms of this, then z is equals to z naught is a zero of order n हो रहा था। अगर इसको मैं ऐसे कर दूं तो 1 बाई एफ ऑफ जेड अगर मैं कर दूं तो ये क्या बन गई, ऊपर को मैं साई ऑफ जेड ले लूँ ना और नीचे ये वाला जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन बन गई। तो ये क्या है, ये तो पोल का है। समझ रहे हो बच्चों? तो देखो पोल्स एंड जीरोस का अभी मैंने आपके पास समझाया। अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने जीरोस पे काम कर लिया, अगर z इज इक्वल टू जेड नॉट पे जीरो आ रहा है n ऑर्डर का कोई फंक्शन f का, देन z इज इक्वल टू जेड नॉट, ये कौन आएंगे, पोल्स आएंगे, किस ऑर्डर का, n ऑर्डर का, लेकिन फंक्शन अब की बार 1 बाई एफ। दिस इज द ये जो नोटिफिकेशन, ये जो छोटे क्या बोलते हैं उसको, कंक्लूजन मैंने लिखा लाना, बहुत बड़ा पावरफुल कंक्लूजन है ये। समझ गए? किसी भी फंक्शन का अगर आपको जीरो पता है, उस फंक्शन का रेसिप्रोकल कर दो, वो फंक्शन का आपके पास पोल्स मिल जाएंगे। ओके, आर यू गेटिंग माय डियर स्टूडेंट? ठीक है, ये अब की बार हमारी जो कंक्लूजन अब की बार ख़त्म हो चुका है। ये अगर ऐसे में आपको ये पॉलिनोमियल है कुछ भी हो, हम सारा का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। आप देखेंगे आपको आपका डर, आपके डाउन सारे क्लियरिफाई हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, मैंने आपके सामने देखो कितने 15 क्वेश्चन लिखा है और उसके सारे 15 क्वेश्चंस का हम सिंगुलरिटी फाइंड आउट करेंगे। सिंगुलरिटी, राइट? यहाँ से आपके सारे डाउट्स, सारे जो डर था ना वो सिंगुलरिटी के चक्कर में, आपका यहाँ से ज़िंदगी बहुत बढ़िया चलेंगे। ठीक है, तो देखिए एक एक क्वेश्चन का सलूशन मैं आपको दूंगा और यहाँ से मैं 6-7 क्वेश्चन करूँगा और बाकी आप कर लेंगे। ठीक है ना? तो चलो पहले क्वेश्चन का मुझे फंक्शन क्या दिया है बच्चों, एफ ऑफ जेड मेरे पास ई टू द पावर जेड -1 अपॉन में देखो ई टू द पावर जेड है। तो मुझे बताओ ये जो है ना बटे कितने बार दिखा है, वो देखो बटे में तो सिर्फ एक बार है। तो ई टू द पावर मैं जानता हूँ ई टू द पावर जेड कभी भी ज़ीरो नहीं आएंगे ना, फॉर ऑल जेड, जैसे भी जेड लो। मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आई थिंक थर्ड या फिर सेकंड लेक्चर में मैंने जो बेसिक पढ़ाया था वहाँ से ही इसके बारे में मैंने काफ़ी सारे बातें की और मैंने वहाँ से भी बताया ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है बोल के मैंने करवाया था। वो आप वहाँ जाके आप देख लेना, ये कभी भी ज़ीरो नहीं आएंगे। दैट मीन्स ये पार्ट्स, ये जो फंक्शन ऊपर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन है हमेशा, ये तो उसका कॉम्बिनेशन तो हमेशा एंटायर है। लेकिन मुझे दिक्कत कहाँ है, डिनोमिनेटर में। लेकिन डिनोमिनेटर मैंने देखा कि वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा किसी भी जेड के लिए। ये पूरे के पूरे क्या हो गई, ये तो इनफैक्ट एंटायर फंक्शन है भैया। तो इसका सिंगुलरिटी अगर पूछें तो आंसर आएंगे नो सिंगुलरिटी, राइट? सिंगुलरिटी ही नहीं है, मीन्स इस फंक्शन एनालिटिक ना होने के बजाय कोई और नहीं है। हर एक पॉइंट पे वो एनालिटिक होगा, आप जैसे मर्जी जेड ले लो। ओके, इनफैक्ट ये एंटायर मैंने लिख दिया है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने फंक्शन में मुझे दिया है कि ई टू पावर जेड अपॉन में
ई टू पावर जेड प्लस 1, राइट माय डियर स्टूडेंट। ओके, तो देखूंगा कि बटे कितने हैं, सिर्फ एक ही बटे हैं, उसको ज़ीरो लेके चलो। ई टू पावर जेड प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अगर मैं ज़ीरो लिया दैट मीन्स ई टू पावर जेड इज इक्वल्स टू -1। कब आया था बच्चों, मुझे आपको ध्यान है इसका वैल्यू -1 कब कब आ रहा था, जब जब जेड की वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू में पाई आइटा है और n आपका इंटीजर में चलना चाहिए। जेड का ऐसे पॉइंट्स आप ले लो उस पर इसका वैल्यू -1 वैल्यू दे रहा है, और देखो ये तो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स ये जो आया है ना, ये हर एक बार एक एक ऑर्डर का आएंगे। दैट मीन्स जेड इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई आइटा जो है ना आर, क्या है ये पोल्स हैं, लेकिन कैसी पोल्स हैं, एक ऑर्डर का पोल को सिंपल पोल कहते हैं, जैसे कि एक ऑर्डर का ज़ीरो को हम सिंपल ज़ीरो कहते हैं। इसी तरह सेम है ये क्या है, आर द सिंपल ज़ीरो, सॉरी सिंपल पोल्स, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें आपको कोई परेशानी है, लेकिन क्योंकि इसका वैल्यू ऊपर अगर डालोगे वो ज़ीरो तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसे है तो ज़ीरो ऊपर तो कोई समस्या नहीं है। नीचे मैंने देखा इस पॉइंट पे प्रॉब्लम था, तो इस पॉइंट को अगर देखो ऊपर था तो ज़ीरो कहते थे, नीचे हैं तो पोल्स कहते हैं ना, यही तो डिफरेंस है। ओके, तो सिंगुलैरिटी मेरी पोल्स आया, वो कैसी पोल, सिंपल पोल से। ठीक है, ये हो गई, ये भी हो गई। अब इस पर आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि भैया आपके पास एफ ऑफ जेड क्या है, ई टू पावर जेड -1 है, अपन में जेड इंटू जेड -2 है। देखो बटे में मैं पहले चेक करूँगा कि बटे में कितने हैं ये दो क्वांटिटी, तो जेड इंटू जेड -2 अगर मैं ज़ीरो लूँ तो मुझे बताओ जेड की वैल्यू ज़ीरो हो सकता है, नहीं तो जेड की वैल्यू 2 हो सकता है। राइट माय डियर स्टूडेंट, सिंगुलैरिटी 2 है। पहले सिंगुलैरिटी मैंने फाइंड आउट किया, क्या ज़ीरो है अंदर, ऊपर सिर्फ नीचे मत देख बैठना बच्चों। यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, क्या गलती कर देते हैं, जेड इज इक्वल्स टू 0 इज ए सिंपल पोल कह देते हैं, जेड इज इक्वल्स टू 2 इज ए सिंपल पोल कह देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। समझ गए हो? तो आप क्या पता भैया ऊपर जेड इज इक्वल्स टू 0, ऊपर भी तो चेक करोगे पुट करके, समझ रही हो, क्या पता ये भी 0 आपको मिल जाए। देखो जेड कर 0 पुट करो, ऊपर मेरा ई टू पावर 0 -1, दैट मीन्स 1 -1, देखो ऊपर 0 बन गई। दैट मीन्स m ये क्या था, नीचे वाले को m बोलते हैं ना, m इज इक्वल्स टू n बराबर हो गई, ऊपर को m, नीचे वाले को n, जो मैंने रिजल्ट 2 बनाया था। समझ रही हो? आप पहले बटे को चेक करो बच्चों, जो बटे में आएंगे उस पॉइंट को ऊपर जेड के स्थान में पुट करके देखो, अगर ये वाला 0 आ रहा है तो भैया उससे कम करो। क्या m ऊपर है, नीचे वाला n है, m और n इक्वल हो गए, ऊपर भी एक 0 है, नीचे भी एक 0 है। समझ रही हो? तो m इज इक्वल्स टू n बराबर हो गई। तो मुझे बताओ अब ये z इज इक्वल्स टू 0 क्या हो गई, मैंने रिजल्ट बताया। अगर ऐसे कंडीशन है तो इसको रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होना ही पड़ेगा। और इसके लिए चेक करो, z को 2 अगर पुट करेंगे ई स्क्वायर -1 जो कि 0 कभी नहीं बनेंगे, तो ये आपके पास z इज इक्वल्स टू 2, ये आपके पास सिंपल पोल्स आ गई। ये होता है प्रॉपर वे। ओके माय डियर स्टूडेंट, समझ रही हो? कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम्स आपके अंदर? नहीं ना? तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ जाते हैं। चलते हैं बच्चों, मेरी जो थर्ड क्वेश्चन हो गई ये आप कर लो, ये आपके लिए है, ये भी आप कर लो, ये वाले में यहाँ आप आ जाओ। सिक्स्थ क्वेश्चन में कर रहा हूँ, एफ ऑफ जेड मेरे पास क्या था, जेड अपन में ई की पावर जेड -1। देखो बटे में सिर्फ एक बार है,
तो उस बटे को 0 लेके चलो। e टू पावर z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 अगर है, e टू पावर z इज इक्वल्स टू 1 है। ये कब कब आ रहा था मैंने बताया बच्चों आपको, और मैं यहाँ डिटेल में नहीं काम करूँगा। इसका वैल्यू अगर आपने नहीं देखा वो वीडियोस देख लेना। e टू पावर z अगर 1 कब कब आता है, z के वैल्यू 2n पाई आइटा पे आता है और n आपका इंटीजर्स चलता है। देखो z इज इक्वल्स टू यहाँ एक बार 0 भी तो है ना बच्चों। यहाँ n को अगर मैं 0 पुट कर सकते हैं, इंटीजर्स में 0 है, बिल्कुल है। यहाँ 0 पुट करेंगे तब भी ये आएंगे। यहाँ एक बार तो नीचे है m, एक बार है यहाँ नीचे, मीन्स ऊपर देखो z इज इक्वल टू अगर मैं 0 यहाँ पुट करता हूँ ऊपर भी 0 मिलता है ना बच्चों। तो m इज इक्वल टू n बराबर हो गई इसके लिए सिर्फ, और n को अगर आप 0 से अलग अगर कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ये अगर n को 1 पुट करेंगे 2 पाई आइट आएंगे, और इसमें रखेंगे तो वो 0 कभी नहीं आएंगे। सिर्फ 0 पे ये प्रॉब्लम पार्ट क्रिएट करता है। तो लिखेंगे z इज इक्वल्स टू 0, m और n इक्वल हो गई तो भैया रिमूवेबल सिंगुलरिटी आ गई। और बाकी जो बचा है, कितने बचे हैं बच्चों, ये जो 2n पाई आइटा अगर माइनस मैं इसको कर दूं, क्योंकि सिंगल 0 को मैंने ले चुका हूं और जो बचा है ये पर्सन ऐसे भी तो लिख सकते हो। समझ गए हो बच्चों। इस पॉइंट ये सारे के सारे क्या हो गई, सिंपल पोल्स हो गई बच्चों, क्योंकि ये सारे के सारे 1 ऑर्डर के पोल्स हैं तो उसको ही सिंपल पोल्स कहेंगे। लेकिन यहाँ z इज इक्वल टू जब मैंने एक ही को ही स्पेसिफिक पर्टिकुलर 0 को खींच लिया और ऊपर मैंने पुट किया वो भी 0 आया तो m इज इक्वल्स टू n हो गई। तो इसका ये जो सिंगुलरिटी आया ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो गई, और जो बचा है वो सारे के सारे सिंपल पोल्स हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, इस पर आ जाओ, सेवेंथ पे आ जाओ। लेकिन आप 7th कर दो वो बढ़िया है, आप कर लेना। ये जो आओ 8th पे आ जाओ। 8th बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो नेट में आया हुआ क्वेश्चन था। z माइनस साइन z, ये वाला नहीं आया था, कॉस के एंगल में आया हुआ था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट जब ऐसे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो बटे कितने है, एक ही है। तो मुझे बताओ जेड क्यू इज इक्वल्स टू अगर मैं 0 लूँ, जेड इज इक्वल्स टू 0 0 0 3 बार आएंगे ना, है ना बच्चों। तो ऐसे बच्चे यहाँ क्या बोल देते हैं, जेड इज इक्वल्स टू 0 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 3, जो कि इतने गलत बोल देते हैं, ऊपर को वो ध्यान नहीं देंगे। और जो एक बच्चा भी ऐसे होता है कि भैया इसका ऊपर जो है ना, ऊपर हमेशा बच्चों जीरोस को फाइंड आउट कर लो। जेड इज इक्वल्स टू 0 आपके पास हमने कैलकुलेट किए थे, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही यही था जो नेक्स्ट पिछले वीडियोस का, राइट। तो मेरे पास अगर ऐसा दिया था एफ ऑफ जेड माइनस साइन जेड, और मुझे जेड इज इक्वल्स टू 0 पे, 0 कितने ऑर्डर का था, 0, जेड इज इक्वल्स टू 0 इज ए 0 ऑफ ऑर्डर 3 था ना। तो ऊपर भी 3 ऑर्डर का, देखो m भी 3 है और n भी 3 है, तो इक्वल हो गई। तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ एक ही सिंगुलरिटी है जो कि 0 है, जो z इज इक्वल्स टू 0 इज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी। बच्चे जो यहाँ फ्लो में बोल देते थे कि z इज 0 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 3, लेकिन ये तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी है भैया। वो ऊपर ध्यान नहीं देते हैं बच्चे, ऊपर का नीचे आप हमेशा पोल्स आएंगे, ऊपर हमेशा जीरोस आएंगे, ठीक है बच्चों। और आपने सिंगुलरिटी फाइंड आउट करने के बाद उस जो सिंगुलरिटी मिला उस वैल्यू को पहले रखो ऊपर। अगर वो 0 हो रहा है तो भैया उसको सब्सट्रैक्ट कर लो, m और n को कंपेयर कर लो। अगर यहाँ 2 बार होता, यहाँ 3 बार है, तो n-1 ऑर्डर का पोल से आपको मिल जाता। ओके माय डियर स्टूडेंट, गलती नहीं करना है बच्चों, सीखना है। एक बार आप सीख जाओ, ये वाला आप खुद कर लो, ये वाला भी आप खुद कर लो, ये वाला भी आप खुद कर लो,
देखो इस पर आ जाओ, या फिर आप सारे कर देंगे, लेकिन मैं ये वाला मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, जो कि नेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चलते हैं कौन सी 13 क्वेश्चन ये पूछ क्या रहा है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड अपॉन में 1 माइनस कॉस जेड था। क्लियर है बच्चे ना, तो बटे एक ही मिल रहा है, तो भैया उसको कॉस जेड इज इक्वल्स टू 1 कब आ रहा था बच्चों, मुझे बताओ। सारे का सारा काम ऑलरेडी किया हुआ है। कॉस जेड कब कब 1 आता है, एक तो 0 पे और एक उससे 2 पाई एन जोड़ दो, तो इसका वैल्यू हमेशा 2n पाई, जेड के वैल्यू 2n पाई पे आता है, समझ रही हो। और n आपके पास ये आएंगे। बच्चे ये बोल देते हैं सर ये सिंपल पोल्स है, क्यों भैया? जब आपने जीरोस कैलकुलेट किए थे, मैं आपको यहाँ समझा दूंगा, क्योंकि बच्चे ना यहाँ इतने कंफ्यूज क्यों होते हैं मुझे नहीं पता। देखो जब आपने एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस जेड और जेड इज इक्वल्स टू 0 पे आपने कैलकुलेट किया था, वो क्या आ रहा था बच्चों, एफ डैश आपके पास 0 पे, ये तो एफ ऑफ 0 आपके गारंटी है ये 0 आएंगे, एफ डैश का भी क्या आएंगे, साइन 0 आया जो कि 0 है, लेकिन एफ डबल डैश जब 0 कैलकुलेट किया कॉस 0 आया जो कि वैल्यू 1 है, नॉन ज़ीरो था। तो देखो इस पॉइंट पे ये जो 0 आया है ना, इस 0 का ऑर्डर 2 था, तो इस पे क्या प्रॉब्लम है? आपने इसको सिंपल पोल्स कैसे बोल दिया? पोल्स और जीरोस तो एक ही बात है, लेकिन वो फंक्शन के ऊपर नीचे और ऊपर के मैटर्स ही करता है। ये नीचे है, इसको अगर मैं 0 की अकॉर्डिंग ले लूँ, ये 2 ऑर्डर का 0 तो मिलेंगे ना z इज इक्वल्स टू 0 पे। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो देखो तो नीचे कितने बार है, z इज इक्वल्स टू 0 2 बार है, क्योंकि 2 ऑर्डर का 0 है, लेकिन ऊपर 1 बार है। तो देखो सो यहाँ से क्लियर कट हो गई, z इज इक्वल्स टू 0 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर कितने 2 माइनस 1 दैट इज 1, दैट मीन्स इनफैक्ट ये मेरा सिंपल पोल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? और n को 0 के अलावा बाकी के लिए क्या बनेंगे, z इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस सिंगलटन सेट 0। ये क्या है मुझे बता सकते हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? समझने की कोशिश करो, यहाँ बच्चे उलझते हैं, इसलिए कंफ्यूजन क्वेश्चन वो पूछ रहा है। ओके कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। तो ये क्या आ गई, देखो ये 0 पे तो सिंपल पोल्स आपको मिल गए, क्योंकि इस पे प्रॉब्लम था, ऊपर 1 बार नीचे 2 बार आया था, तो 2 माइनस 1 बार पोल्स आएंगे, वो तो सिंपल पोल। और ये जो बचा है सारे के सारे आर द पोल्स आएंगे ऑफ ऑर्डर कितने हैं 2a, ईच ऑफ ऑर्डर 2a से भी लिखा मिलेंगे, ईच ऑफ ऑर्डर 2 आएंगे। समझ रही हो बच्चों? तो ये वाला आप कर देंगे ना, z इज इक्वल्स टू 0 एक सिंगुलरिटी है, उस पर ऊपर तो 2 बार है, ऊपर बड़े हैं, m इज ग्रेटर देन n है, तो ये z इज इक्वल्स टू 0 पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी आएंगे। देखो एक जुबान पे हो गई ये क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन आप बटे में जो है वो वाला लेके आप पोल्स क्या होंगे, एसेंशियल कौन होगा एंड वो सारे क्या होंगे, वो आपको सब सारे के सारे आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है ना? इतने सारे क्वेश्चन आप खुद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, जो कुछ मैंने बताया एक बार देखो, 2 बार 3 बार में आसान हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिर।
चलिए बच्चों, मैंने सेकंड आपको रिजल्ट दे दिया, अभी थर्ड रिजल्ट लिख लो एक बार, बड़ा इम्पोर्टेंस रिजल्ट है। आपने इस पर काम किया, ठीक है। मैं इसको सब डिवाइड कर दूंगा, 3 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। मान लो ये z इज इक्वल जेड नॉट पे आपका रिमूवेबल सिंगुलरिटी आया, किसका? ये आप मेरी स्टाइल आप फॉलो करो, एफ ऑफ जेड है ये इफ में, देन में ये आएंगे तो z इज इक्वल टू जेड नॉट में z इज इक्वल टू जेड नॉट पे ये भी रिमूवेबल सिंगुलरिटी आएंगे और किसके लिए? ई टू द पावर एफ ऑफ जेड के लिए, एंड साइन के एंगल में एफ ऑफ जेड के लिए, समझ रही हो। एंड जो बचा है और कॉस एफ ऑफ जेड के लिए, एंड साइन हाइपरबोलिक एफ ऑफ जेड के लिए, एंड कॉस हाइपरबोलिक एफ ऑफ जेड के लिए। देखो ये शानदार सा रिजल्ट है। अगर ये आपका पोल आया, ऑर्डर मैटर नहीं करता बच्चों, यहाँ इसका किसके लिए? एफ ऑफ जेड के लिए। अगर ये पोल आपने फाइंड आउट कर लिया, देन भैया ये जो है ना z इज इक्वल्स टू जेड नॉट पे ये क्या बनेंगे? एक एसेंशियल सिंगुलरिटी बनेंगे, किसके लिए? इस सारे फंक्शन के लिए। और ये अगर z और जेड नॉट पे अगर आपका एसेंशियल ही सिंगुलरिटी आया, किसका? एफ ऑफ जेड का, तो भैया तो z इज इक्वल्स टू जेड नॉट पे जो आएंगे वो भी एसेंशियल सिंगुलरिटी बनेंगे, किसका? इस फंक्शन का। यानी कि इसको मैं वर्ड्स, ये मेरी स्ट्रक्चर है, मुझे ऐसे याद करना बहुत पसंद है, तो मैं उसको बोल दूंगा थर्ड रिजल्ट, इफ z इज इक्वल टू जेड नॉट इज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड, देन z इज इक्वल टू जेड नॉट इज आल्सो अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन ई टू द पावर एफ ऑफ जेड साइन ऑफ एफ ऑफ जेड कॉस ऑफ एफ ऑफ जेड साइन हाइपरबोलिक ऑफ एफ ऑफ जेड इनटू कॉस में सारे समझ गई हो। तो सेकेंड बीट, इफ जेड इज इक्वल टू जेड नॉट इज ए पोल, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर पे जाओ मत, इसके लिए इज ए पोल ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड, देन जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पोल नहीं बनेंगे, एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा, किसके लिए? ये सारे फंक्शन के लिए। और जेड इज इक्वल टू जेड नॉट अगर आपने एसेंशियल सिंगुलरिटी आपने फाइंड आउट कर लिया ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड, देन जेड इज इक्वल टू जेड नॉट इज आल्सो एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन दिस फंक्शंस। ये हुआ बहुत ही शानदार आपके पास थ्योरम मैंने आपको दे दी। इसी के हेलो ये जो 3 ही ऐसे रिजल्ट्स होते हैं बच्चों, ये 3 रिजल्ट्स हैं आपके 99% क्वेश्चन आपका जो पोल से सिंगुलरिटीज फाइंड आउट करने के लिए ख़त्म हो जाती है और कुछ क्वेश्चन ही बचता नहीं है। ओके चलते हैं बच्चों, मेरे आपके सामने 10 क्वेश्चन और लिखवा दिया, वो 15 ये 10 35 क्वेश्चन है, सॉरी 25 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। ये इतने आप प्रैक्टिस कर लो, सारे क्वेश्चंस का सलूशन आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि सिंगुलरिटी अगर आपने फाइंड आउट करना नहीं सीखे तो वो रेसिड्यू थ्योरम में बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो देखो भैया, इसका एफ ऑफ जेड मेरे पास अगर मैं इसको एफ ऑफ जेड मान लो तो ये क्या बनेंगे? ई टू द पावर 1/z-1 अपॉन में ई टू द पावर z-1। देखो पहले कितने बटे वो गिन लो, 2 बटे हैं भैया, एक बार तो ये वाला 1 बटे, उसके लिए जो डिनोमिनेटर पार्ट्स यही है, तो z इज इक्वल्स टू 1, ये एक सिंगुलरिटी आ गई। तो यहाँ एक सिंगुलरिटी आपके पास z इज इक्वल्स टू ई टू द पावर z इज इक्वल्स टू 1 अगर है तो z इज इक्वल्स टू आपके पास 2n पाई आयटा ऐसे बनेंगे, और है ना आपका इंटीजर से यही तो चलेंगे। बस इतने ही सिंगुलरिटी आपके पास है। लेकिन देख बच्चों, मैं अगर
अगर मैं z को यहाँ 0 में फाइंड आउट करूँ, यहाँ 0 भी तो है, लेकिन z अगर मैं 0 ले लूँ, यह 0 रखने से मुझे कोई समस्या नहीं है, ऊपर तो 0 नहीं आ रहा है, तो यह जो आएंगे ना इसके बारे में ऊपर अगर रखेंगे वो कोई दिक्कत नहीं करेंगे। तो z इज इक्वल्स टू ये जो 2n पाई आया था ये आया, वो सारे के सारे सिंपल पोल्स आएंगे बच्चों, समझ रही हो। लेकिन 1 इसमें नहीं है, तो देखो इसके लिए मुझे बताओ, ये इसके लिए ये जो क्या हो रहा था, इसके लिए 1/z-1, तो ये जो z इज इक्वल्स टू 1 ये हमेशा पोल आया है, सिंपल पोल। मुझे ऑर्डर के बारे में मत बोलो कि ये जो आया वो पोल्स है, ये f ऑफ z के है ना। सो e⁻ f(z) के लिए मैंने क्या अभी रिजल्ट बनाया, अगर ये पोल हुआ, z इज इक्वल्स टू अगर पोल हुआ, ये अब की बार ये f(z) मान लो, इसको f(z) मान लो, तो e⁻ f(z) का क्या बनेंगे, वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी बनेंगे। समझ रही हो बात को बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन किया जाता है। तो यहाँ z इज इक्वल्स टू 1 में क्या आ गई, एसेंशियल सिंगुलैरिटी आ गई। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वो रिजल्ट अगर आपको नहीं आता तो इस क्वेश्चन को तो बच्चे ऐसे ही बोल देते हैं, सर 1/, तो गिनना है, ये 1/, है, z इज इक्वल्स टू 1 एक पोल है ना। हाँ जी, e की पावर में फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इसलिए उसका रिजल्ट मैंने आपको बता चुका हूँ। अगर साइन है, ई है, कॉस है, हाइपरबोलिक में कोई भी है, जितने लिखा उसके बारे में ही है। ओके, ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मुझे बताओ सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मेरे पास e⁻z/sin z है, समझ रही हो। तो इसको अगर मैं करूँ e⁻f(z) के एंगल में है ना, तो f(z) को यहाँ आप एक बार ले लो, कौन है, z/sin z है। तो इसके बारे में आप सिंगुलरिटी फाइंड आउट कर लो, तो बटे एक ही है, तो यही है। sin z अगर मैं 0 लूँ तो z के वैल्यू n पाई आएंगे और n आपका इंटीजर्स चलेंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, सो z को अगर मैं 0 लेता हूँ तो देखो एक नीचे एक 0 है, ऊपर भी एक 0 है, तो m इक्वल टू n हो गई। तो ये क्या बन गई, z इज इक्वल्स टू रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो गई। किसके लिए, f(z) के लिए। तो यहाँ से क्या बनेंगे, तो ये रिजल्ट क्या कहता है, अगर इसके लिए रिमूवेबल सिंगुलरिटी बना इसके फंक्शन के लिए, तो ये भी रिमूवेबल सिंगुलरिटी बनेंगे इसके लिए, तो ये भी एक रिमूवेबल सिंगुलरिटी बन गई। लेकिन बच्चों ये मुझे बताओ, z इज इक्वल्स टू जो बचा है n पाई माइनस सिंगलटन सेट 0, ये आपके पास सिंपल पोल्स हैं, समझ गई हो। ये आपके पास सिंपल पोल्स आया है, ये सारे के सारे सिंपल पोल्स हैं। तो इसके लिए क्या बनेंगे, तो अगर इसके लिए सिंपल पोल्स किसके लिए, ये f(z) के लिए, तो मुझे बताओ z इज इक्वल्स टू n पाई माइनस सिंगलटन सेट 0 के लिए, इसके लिए क्या बनेंगे, e⁻z के लिए एसेंशियल सिंगुलरिटी बनेंगे। आर यू गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप z इज इक्वल्स टू जो सिंगुलरिटी मिला है उससे आप डिस्कस कर लो। अगर रिमूवेबल सिंगुलरिटी है इसके लिए, तो वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी इसके लिए भी बनेंगे, लेकिन इसके लिए अगर पोल बनेंगे, ऑर्डर के कोई चक्कर नहीं है, तो इसके लिए वो एसेंशियल सिंगुलरिटी बनेंगे। अगर इसके लिए भी एसेंशियल सिंगुलरिटी बना तो इसके लिए भी एसेंशियल सिंगुलरिटी ही बनेंगे। ओके, ध्यान से देखना है। चलिए बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गई। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। ये बोलता है 1/z इंटू में e⁻1/z है, समझ गई हो। और अब की बार मुझे बताओ ये किस टाइप पे दिखाई दे रहा है, e⁻f(z) दिखाई दे रहा है ना।
राइट बच्चों, तो मेरे पास एफ ऑफ जेड अब की बार कौन है, मैं इसको लूँगा 1/z, और z इज इक्वल टू 0 ही मेरी एकमात्र सिंगुलरिटी है और ऊपर कोई समस्या नहीं है। तो ये क्या बन गई, सिंपल पोल। लेकिन इस रिजल्ट के लिए खाली पोल बोल दो। तो ये अगर पोल आया एफ ऑफ जेड के लिए, तो ये पूरे के लिए क्या आएंगे, जेड इज इक्वल टू 0, एक मेरे पास एसेंशियल सिंगुलरिटी आएगा। आप बोलेंगे सर ये भी तो 1/, हैं, वो कुछ नहीं कर पाएगा। एसेंशियल सिंगुलरिटी एक बार आने के बाद ये पोल उसको खा जाता है, समझ गए हो। लेकिन यहाँ अगर z-1 ऐसे एक अगर क्वेश्चन बनता तो हमारे पास z इज इक्वल टू 1 एक सिंपल पोल ही बनता खाली। ये देखो एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने बना दिया। ऐसे ही तो क्वेश्चन बनते हैं, इनफाइनाइटली में नहीं बना सकते हैं हम। तो ये हो गई, ये वाला आप खुद कर लो, ये वाला भी आप खुद कर लो, ये वाला पे आ जाओ साइन z पे। तो यहाँ z-4 एक है और ऊपर साइन के एंगल में 1/z-4 है। समझ रही हो, ये ऊपर है बटे सिर्फ एक ही है। सो z इज इक्वल्स टू 4 ही एकमात्र मेरा सिंगुलरिटी है। और ये कैसी सिंगुलरिटी है, जब मैं इसका वैल्यू ऊपर रखता हूँ, ऊपर भी 0 आ रहा है, तो ये मत सोच बैठना कि सर ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी आ रहा है, ना जी। ये क्या है, एफ ऑफ जेड मेरे पास अब की बार 1/z-4 ऐसे लिख लो एक बार। तो ये क्या आ गई, z इज इक्वल टू 4 के लिए ये तो सिंपल पोल्स बन गई भैया। एफ ऑफ जेड के लिए सिंपल पोल्स हैं, लेकिन इस क्वांटिटी क्या हो गई, इस क्वांटिटी के लिए तो एसेंशियल सिंगुलरिटी बन गई ना बच्चों। z इज इक्वल्स टू 4 इसके लिए एसेंशियल सिंगुलरिटी हो गई। और ये वाला कुछ भी हो उससे कोई बाधा क्रिएट नहीं करता, ये कुछ नहीं कर पाएगा। एसेंशियल सिंगुलरिटी बड़े आदमी है उसको खा जाता है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने यहाँ बताया, यहाँ कुछ भी होता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके माय डियर स्टूडेंट, अंदर वाले को एफ ऑफ जेड मान लो, उस पर आप सिंगुलरिटी निकालो, वो पोल है, रिमूवेबल है, एसेंशियल है, उसी हिसाब से पूरे के बारे में जजमेंट देना। रिजल्ट मैंने बता दिया आपको, समझ गए हो। तो ये वाला भी हो गई, ये वाला आप खुद कर लेना। कैसे करेंगे मैं आपको देखूंगा। आप अगर कुछ डाउट्स या फिर प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा। इस पे आओ। 9th में प्रॉब्लम बच्चे क्या करते हैं कि साइन के एंगल में 1-1/z ऐसे हैं, वो उसको तो दिखाई नहीं दे रहा है, उसको सॉल्व कर लो पहले। साइन के एंगल में एलसीएम ले लो, z-1/z ऐसे कर लो, और इसको पूरे को साइन के एंगल में एफ ऑफ जेड मान लो। और अब की बार एफ ऑफ जेड कौन है, z-1/z है, और सिंगुलरिटी कौन है, z इज इक्वल्स टू 0। और 0 ऊपर डालने से क्या प्रॉब्लम है, ना जी, 1-1 आता है, 0 नहीं आ रहा है। तो ये एक पास मेरी सिंपल पोल आ गई। अगर मुझे सिंपल पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या ये पोल है, हाँ जी, लेकिन अगर ये पोल है इसके लिए क्या बनेंगे, ये एसेंशियल सिंगुलरिटी बनेंगे बच्चों। समझ गई हो। ये हुआ टाइप 2 के क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो। अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो मैं हूँ बच्चों, आपके सारे डाउट्स को आप अब मुझे सेंड कर लो, मैं वो सारे डाउट्स को आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलते हैं फिर, चलते हैं बच्चों। 4th रिजल्ट, 5th रिजल्ट, 6th रिजल्ट, एक 7th रिजल्ट भी है। वो कभी क्वेश्चन में ऐसे आ भी सकते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने मैं दे दूंगा।
ठीक है। तो फोर्थ रिजल्ट को आप लिख लेना, लिमिट पॉइंट ऑफ ए जीरोस इज एसेंशियल सिंगुलैरिटी। मीन्स अगर आपके पास ऐसे कोई फंक्शन अगर ऐसे हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू साइन के एंगल में 1/z अगर है, तो देखो इसके बारे में देखो, ये जीरो है ना बच्चों, ऊपर है ये बटे में, तो ये क्या है मुझे बता सकते हो आप? ये z इज इक्वल्स टू 0 तो एक एसेंशियल सिंगुलैरिटी बनेंगे, है ना जी? यस, एसेंशियल सिंगुलैरिटी। लेकिन इस फंक्शन का देखो ये एसेंशियल सिंगुलैरिटी बना, उसकी लिमिट पॉइंट्स है ना, देखो 1/z जैसे जैसे वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा, एज लिखना भी चाहिए z टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाए, ये क्वांटिटी 0 की तरफ अप्रोच करता है, तो किसका 0 मिला? देखो फोर्थ फिफ्थ रिजल्ट लिखो, लिमिट पॉइंट ऑफ ए पोल्स इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। अगर लिमिट पॉइंट ऑफ एसेंशियल सिंगुलैरिटी इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होता है, तो पोल्स मीन्स देखो इसके लिए ये एसेंशियल सिंगुलैरिटी हो गई ना नहीं ना बच्चों, है ना? तो लेकिन इसका लिमिट पॉइंट है, किसका लिमिट पॉइंट है? एसेंशियल सिंगुलैरिटी का लिमिट पॉइंट है। तो ये जो है ना, ये जो आया है ना, और अलग तरीके से हम लिखेंगे z इज इक्वल्स टू 0 इज n, देखो नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी, ये पूरा नाम बन गई, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी बनेंगे इसके लिए। लेकिन हमने तो इसके लिए सिर्फ एसेंशियल सिंगुलैरिटी बताया, लेकिन ऑप्शन में अगर 4 ऑप्शन में ये वाला भी अगर दिया होता तो ये भी टिक मारते। एमसीक्यू में बहुत आते हैं ऐसे कन्फ्यूजन क्वेश्चन। मैं ऐसे दे दूंगा बच्चों, ऑप्शन में मैं बोलता हूँ z इज इक्वल्स टू 0 इज एसेंशियल सिंगुलैरिटी, बी ऑप्शन में मानता हूँ z इज इक्वल्स टू 0 इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी में बोल देता हूँ। अगर मैं सी ऑप्शन में z इज इक्वल्स टू 0 इज ए पोल अगर ऐसे में लिख दूँ, डी ऑप्शन में अगर नॉन ऑफ दिस अगर मैं लिख दूँ, तो आपका मैं एमसीक्यू में अगर मैं क्वेश्चन बनाता हूँ तो आपका क्वेश्चन का आंसर कौन होता? भैया ये भी ठीक करते, ये भी ठीक करते। इसीलिए मैंने ये रिज़ल्ट इम्पोर्टेंट करके आपको बताया। देखो जीरोस का अगर लिमिट पॉइंट है तो वो मीन्स आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगा, लेकिन पोल्स का अगर आपके पास लिमिट पॉइंट है तो वो नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगा। एसेंशियल सिंगुलैरिटी अगर आपके पास लिमिट पॉइंट है तो वो नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगा। तो इससे ये क्या है, ये एसेंशियल z इज इक्वल 0 पे ये पूरा फंक्शन एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, और एसेंशियल सिंगुलैरिटी का लिमिट पॉइंट है, तो लिमिट पॉइंट है तो वो नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी भी होगा, एसेंशियल सिंगुलैरिटी भी होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर स्टूडेंट्स? यही बस ऐसे एक थीम मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। ये ऐसे कंफ्यूज क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया। तो ये 3 रिज़ल्ट तो हो गई। 7th रिज़ल्ट में मैंने आपको वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। एक डेफिनेशन लिख लो भैया मेरोमॉर्फिक फंक्शन का, मेरोमॉर्फिक फंक्शन का डेफिनेशन लिख लो। वो मेरोमॉर्फिक फंक्शन का डेफिनेशन ये बोलता है ए फंक्शन f इज सेड टू बी मेरोमॉर्फिक इफ इट इज एनालिटिक थ्रू आउट ए डोमेन एक्सेप्ट फॉर पॉसिबली पोल्स इन डी। मीन्स वो फंक्शन अगर एनालिटिक नहीं है तो एक डोमेन आपके पास ऐसे होना चाहिए, इसका नाम अगर d है, इसको z0 को सेंटर मान के आपने बनाया। अगर ऐसे पॉइंट आपके पास z है, इस पर अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो ये जो पॉइंट है ना, ये गारंटी है ये पोल है भैया। ऐसे बोलता है डेफिनेशन, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी मेरोमॉर्फिक इफ इट इज एनालिटिक थ्रू आउट ए डोमेन। इस डोमेन में हर एक पॉइंट पे वो एनालिटिक होगा, लेकिन एक्सेप्ट अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है इस पॉइंट पे तो ये पॉइंट हमेशा आपके पास पोल ही हुआ होगा। दिस इज व्हाट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ए मेरोमॉर्फिक फंक्शन।
समझ रही हो बच्चों? तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन में आपको दे दूंगा कि अगर एफ ऑफ जेड आपके पास मैं लिखवा दूंगा 1/1 जेड स्क्वायर इंटू साइन के एंगल में, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, वो आपको मैं सिखा दूंगा। बटे कितने हैं? ये 1 बटे हैं, ये भी 1 बटे हैं, और 2 बटे हैं मेरे पास। इसके लिए जेड इज इक्वल्स टू 0 है भैया, लेकिन ये पोल बनता था ना बच्चों, लेकिन इस पूरे के लिए क्या बनेंगे? एसेंशियल सिंगुलैरिटी बनेंगे, और इसके कोई चक्कर नहीं है, कोई रूल नहीं, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ये उसको खा जाता है ना। तो ये एसेंशियल सिंगुलैरिटी तो बना पहली बात, लेकिन इसका लिमिट पॉइंट है ना बच्चों, एसेंशियल सिंगुलैरिटी। जैसे जैसे ये जेड बढ़ता चला जाएगा, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जब जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, ये क्वांटिटी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इस एसेंशियल सिंगुलैरिटी का लिमिट पॉइंट है, तो उसको हम ऐसे वैसे नाम नहीं देंगे, एक बड़ा सा नाम देंगे। ये भी कल कहने का सही है, ये भी कहोगे तब भी सही है, आपको कोई जेल नहीं भेजेंगे। अगर ये बोलेंगे तो सामने वाला बहुत खुश हो जाएंगे, ये भी कहेंगे तो सामने वाला दुखी नहीं होगा। ठीक है? ओके, बस इतना ही है सिंगुलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन और थीम, बस इतना ही है। A to Z मैंने आपको कम्प्लीटली सिखा दिया है, डेफिनेशन थ्योरम सारे मैंने बता दिया है। इसके ऊपर अगर आपके अभी कोई क्वेरी या फिर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो मुझे आप बता सकते हो, सारे आपके प्रॉब्लम्स क्वेरी को हम दूर कर देंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट हम इन्फिनिटी पे बात करेंगे। Thanks for watching my video.